हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट सोनी। मैं हूं नम्रता और आपका साइंस का क्लास आज मैं लेने वाली हूं। और आज के क्लास में आपका 2016 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का डिस्कशन होने वाला है, जिसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चंस क्योंकि रिपीट होते हैं, ठीक है, देख लो, आपका सेम तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे, किसी और तरीके से पूछे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट होता है। लाइक जैसे ये आप तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें यौगिक लिखा है यानी कि कंपाउंड। अब यहाँ पे पूछा है चार ऑप्शन दे करके कि इनमें से कौन सा यौगिक है, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट टाइम पूछे कि यौगिक क्या होते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इस तरह से रिपीट हो जाता है और ये होता ही है। तो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, इतने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करोगे तो आपके क्वेश्चंस रिपीट होने के काफ़ी चांसेस हैं और आप सही के सही, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे साथ ही साथ, और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो थोड़ा सा बात कर ले कि आपका साइंस कितने मार्क्स का आता है, ठीक है। तो टोटल 25 मार्क्स का आपका साइंस का पेपर होता है। सेम मैथ का भी पेपर भी आपका 25 का होता है, जिसको 1 घंटे में करना होता है आपको। 3 पार्ट होते हैं, सारे जितने भी पेपर है सबके 3 पार्ट होते हैं आपके। बहुविकल्पीय, अति लघु और लघु उत्तरीय। बहुविकल्पीय जैसे अभी मैंने बात किया है, इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, कोई एक आंसर आपका सही होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है। अति लघु जिसको कि आपको 30 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर। फिर लघु आ जाता है आपके, यानी कि शॉर्ट आंसर, जिसको आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। तो आपका बहुविकल्पीय और अति लघु जो है, दोनों एक एक मार्क्स का होता है। ये दोनों ही एक एक मार्क्स के होते हैं। लघु वाले जो होते हैं आपके 2 मार्क्स के हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुविकल्पीय में ना टोटल 5 क्वेश्चन आता है आपका, और अति वाले में, अति लघु में आपका 6 क्वेश्चन आ जाता है, और लघु में आपका टोटल 7 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछने का तरीका है। तो अब सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, सारा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इनका। तो देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है। इन चारों में से आपको बताना है कि उभयचर प्राणी क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं उभयचर प्राणी क्या होता है। उभयचर वो प्राणी या जंतु होते हैं जो कि आपके जल में और साथ ही साथ आपके स्थल में, दोनों में सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अपना जीवन यापन दोनों में ही कर सकते हैं, वो दोनों में रह सकते हैं। वैसे जंतु को हम लोग उभयचर जंतु कहते हैं, ठीक है। ये आप इस चीज़ को लिख लो, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट करके भी लिख लो, तो आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, ऐसा नहीं है कि खरगोश को आपने पानी में डाल दिया तो तुरंत डूब जाएगा, ठीक है। थोड़ा तैरने जंतुओं को आता है तो वो तो पानी से निकल जाएगा, लेकिन उसमें वो सरवाइव नहीं कर सकता है। 5-6 घंटे नहीं रह सकते पानी में वो, ये एक दिन नहीं रह सकते, 4-5 घंटे नहीं रह सकते। वो तैर के बस निकल सकता है, जैसे हम इंसान जिनको तैरना आता है वो निकल सकते हैं, पर पानी के अंदर जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। तो यही बात है। तो खरगोश जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्थल में होता है, तो ये आंसर राइट आंसर नहीं है। सेम चूहा के लिए भी आप बोलोगे पानी के अंदर वो सरवाइव नहीं कर सकता, जीवित नहीं रह सकता, पानी के अंदर उसके जीने का कोई माहौल नहीं है। तो ये सिर्फ आपके भूमि में या स्थल में होते हैं। कछुआ की बात करें तो कछुआ आपका नदी, तालाब, समुद्र के साथ साथ आपके जो स्थल है वहाँ पे भी जीवित रह सकते हैं, ठीक है। बल्कि कछुआ अपना अंडा मिट्टी में ही आकर के देते हैं, वो पानी में नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जगह सरवाइव कर सकते हैं, वो जल में भी रह सकते हैं और ये आपके स्थल में भी काफ़ी लंबे समय तक रह सकते हैं, ठीक है। उनके जीवन यापन के लिए दोनों ही माहौल अनुकूल है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है कछुआ, जो कि जल और स्थल दोनों में रह सकता है। फिर बात आता है आपका गाय के लिए। तो देखो, गाय हम सब जानते हैं ये जल में नहीं रह सकता। हम लोग अपने चारों बगल गाय, भैंस, बकरी, ये जितने भी जानवर हैं ये सिर्फ और सिर्फ भूमि में रह सकते हैं। तो इसका तो करेक्ट आंसर आपको पता चल गया, इसका करेक्ट आंसर आपका कछुआ होता है। तो ठीक है, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि उभयचर प्राणी क्या है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है। तो इसको समझते हैं मछली के पिक्चर से ही। देखो, ये आपका मछली है, ठीक है। यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, आपका 4 ऑप्शन पूछा है। इस पिक्चर के साथ हम मछली को समझेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है इनमें से कौन सा अंग जो है अनुकूलन नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो जब भी क्वेश्चन आए तो नहीं को अंडरलाइन कर लो, ठीक है। नहीं वाले में बहुत बार क्या होता है ना, स्टूडेंट्स गलत करके आ जाते हैं कि जो है वो आंसर लगा देते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, इसके लिए आप इसको अंडरलाइन करोगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। तो पहला है धारा रेखित शरीर। देखो ध्यान से इस पिक्चर में अगर आप देखोगे,
देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से, इसके स्किन पे इस तरह से लाइन 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 जो बना हुआ है, इसी को धारा रेखित बोलते हैं। ठीक है, मतलब इस एक धारा में इस तरह से बना हुआ है। ये धारा रेखित शरीर मछली में होता है। ठीक है, आप सब देखे भी होंगे फिश को, अलग अलग तरह के फिश होते हैं। जो नॉनवेज खाते हैं वो तो जरूरी देखे हैं। तो ये इस तरह से मछलियों का शरीर बना होता है, तो ये इसको हम लोग धारा रेखित शरीर बोलते हैं। तो ये तो मछली में पाया जाता है, आप पिक्चर से समझ चुके हो। तो ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि ये मछली में होता है। पंख, ठीक है, सेकंड है आपका पंख। देखो इसको हम लोग पंख बोलते हैं, ये मछलियों के पंख होता है। वैसा नहीं है कि सिर्फ चिड़िया में पंख पाए जाते हैं ताकि वो उड़ सके। मछली के जो पंख होते हैं उनको तैरने में, पानी में तैरने में मदद करता है। ये सारे मछली के क्या है, पंख है। ठीक है, तो ये भी मछली में पाया जाता है। अब आता है गलफड़े। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो मछली है आपका, फिश का जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, यहाँ पे मछली का क्या है ना, गलफड़ा होता है, जो कि सांस लेने में, मछली को श्वसन क्रिया करने में मदद करता है। मतलब ऑक्सीजन लेना शरीर के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में ये गलफड़ा मदद करता है। जैसे हम इंसान में फेफड़ा पाया जाता है। ठीक है, नाक से हम ऑक्सीजन लेते हैं और फेफड़े में जाकर के ऑक्सीजन आपका स्टोर होता है। बट यहाँ पे क्या है, मछलियों में फेफड़ा नहीं होने की वजह गलफड़े होते हैं। ठीक है, उसकी जगह गलफड़े होते हैं, जिससे वो पानी को फिल्टर, मतलब पानी से ऑक्सीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये गलफड़ा भी पाया जाता है। बट आपका फेफड़ा ये मनुष्य में, या जैसे जीव जंतु आपके गाय भैंस बकरी हो गए, इस तरह के जीव जंतु में फेफड़े होते हैं। बट जलधारीय जीव जो होते हैं जैसे मछली हो गए, उनमें फेफड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आंसर आपका नहीं का पूछ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा था क्या अनुकूल नहीं है, तो फेफड़ा अनुकूल नहीं है। फेफड़ा मछली में नहीं पाया जाता। अनुकूलन का मतलब यहाँ पे कौन सा अंग मछली में नहीं पाया जाता है, तो मछली में फेफड़ा नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन एक साल और पूछा हुआ है। अब जब आगे कुछ साल के क्वेश्चन होंगे तो मैं दिखाऊंगी इसको किस तरीके से पूछा हुआ है। तो रिपीट है ये क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब अगला है आपका थर्ड नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से यौगिक है, यौगिक जिसको कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है चारों ऑप्शन में से यौगिक कौन है। मैं आपको एक बार नोट्स दिखा देना चाहती हूँ। ठीक है, जो आपका साइंस का नोट्स है, जो आपको ऐप में भी मिलेगा और टेलीग्राम में भी जा कर के मिल जाएगा। वहाँ पे सारा सब कुछ बताया हुआ है, वहीं से मैं इसको समझा देती हूँ। ओके, देखो ये आपका साइंस का नोट्स है और ये आपको मिल जाएगा ऐप पे जा कर के। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा यौगिक नहीं है। तो पहले तो समझते हैं कि यौगिक क्या होता है। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है यौगिक आपका कंपाउंड है, और ये रहा यौगिक का आपका डेफिनेशन। तो ये आपका यौगिक कंपाउंड है। यहाँ पर जैसे कि आपको बताया हुआ है कि वैसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों से, ठीक है, तत्वों के निश्चित अनुपात से रासायनिक संयोग से बनते हुए यौगिक कहलाते हैं। दो या दो से अधिक होना चाहिए। ठीक है, एक से तो बनेगा ही नहीं। अब यहाँ पे जो तत्व लिखा है, तत्व के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको कि एलिमेंट बोलते हैं। तत्व क्या होता है, यह एक प्योर पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये एक प्योर यानी कि शुद्ध पदार्थ होता है, जो कि आपका ये नेचर में पाया जाता है। ठीक है, अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। वो इतना प्योर और इतना छोटा होता है कि इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता है तत्व को। जैसे कि आपका आयरन है, यानी कि लोहा है, कैल्शियम है। ठीक है, और जैसे आपका हाइड्रोजन, ये भी एक तत्व है। तो इन तत्वों को मिला करके जो आपका
पदार्थ बनता है उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ पे अब दो बात याद रखने का है कि जो तत्व से मिला के बन रहा है उनका अनुपात, ठीक है, यानी कि उनका रेशियो एक फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता रहेगा। दूसरा, जो दो या दो से अधिक तत्व का बात हो रहा है वो आपका अलग अलग होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिला करके आपका क्या बनेगा, H2, ठीक है, ये कंपाउंड नहीं है, ये आपका उसके बाद क्या हो जाता है, ये आपका अणु हो जाता है, ठीक है, इसको अणु बोलते हैं यानी कि मॉलिक्यूल बोलते हैं। बट यही अगर H2 प्लस O2 करके है तो ये आपका H2O बनता है, ठीक है। अब इसका हाफ H2O क्यों लिखे हैं ये सब एक अलग डिस्कशन है, ये बात नहीं करते हैं। तो ये आपका H2O2 मिल करके क्या बन जाता है, H2O बन जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जल, ये जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है कि देखो एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग तत्व है। तो दो अलग तत्वों को मिला करके जो पदार्थ बनता है एक निश्चित अनुपात में बनाया जाता है, वो आपका कंपाउंड यानी कि यौगिक होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, समझ गए, यहाँ पे देख लो, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड को मिला करके आपका बन रहा है। जैसे कि जल, जल के बारे में अभी भी देखा, इसका आपका रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ठीक है, ये किस तरह का चीज हो गया, ये आपका यौगिक हो गया। सोना, सोना क्या है, ये किसी चीज से मिला करके नहीं बना होता है और ना ही इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो ये आपका इसका जो सिंबल होता है यानी कि प्रतीक होता है वो AU होता है, और ये एक तत्व है, ये एक तत्व है, ठीक है, ये एक शुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है। इसको तोड़ के बनाने का मतलब ये नहीं है कि अरे मैम इससे तो बैंगल बनता है, इससे तो आप ज्वेलरी बना सकते हो, कान का बना सकते हो, ठीक है। ये बहुत सारा सोना लेकर के उसको डिज़ाइन करके अलग अलग शेप दिया जाता है, ठीक है, बट इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। मतलब अब सोने को आप अलग करके उससे से कुछ और नहीं बना सकते हो। इसका कैसे कि आपको 1 kg सोना से आपने ज्वेलरी बना लिया, ठीक है, इसको अलग करने का मतलब वो बिल्कुल नहीं है। तो अब पीतल की बात करें तो पीतल यहाँ पे एक मिश्र धातु होता है जिसको कि इंग्लिश में एलॉय बोलते हैं, ठीक है, ये एक मिश्र धातु होता है। ये आपका तांबा और जो जस्ता होता है, ठीक है, कॉपर और जिंक से मिलके बना होता है। चांदी आपका क्या है, चांदी का इसी तरह Ag होता है प्रतीक, और ये आपका एक तत्व है, ठीक है। इस तरह से आप लोग नोट कर लो भाई कि चांदी और सोना आपका तत्व है, पीतल आपका एलॉय होता है, जल आपका कंपाउंड होता है, ठीक है। और आपको नोट्स में और भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे कंपाउंड के। तो क्वेश्चन घुमा के कभी पूछ सकता है इनमें से मिश्र धातु कौन है, ठीक है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, इसका जल हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि घुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव यानी कि लिक्विड से अलग करने के लिए कौन सा विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, कौन सा विधि का उपयोग किया जाता है। द्रव यानी कि लिक्विड हो गया आपका, और एक एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, पानी का और नमक का कॉम्बिनेशन, ठीक है, जल प्लस नमक। नमक यहाँ पे क्या है, एक ठोस होता है नमक, और जल आपका क्या हो जाता है, द्रव्य हो जाता है। तो जब हम 1 चम्मच नमक को 1 गिलास पानी में मिलाते हैं तो उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद क्या आपको ग्लास में कुछ दिखाई देता, नहीं, वो एक तरह का पारदर्शी होता है, कुछ नहीं दिखता, मतलब नमक आपका पूरी तरह से घुल चुका है। इस तरह के जो मिश्रण है ना उसको हम लोग घुलनशील मतलब ठोस पदार्थों का मिश्रण बोलते हैं, मतलब वैसा ठोस पदार्थ जो घुल चुका है, ठीक है। अब इसको अगर आपको नमक वापस से चाहिए, मिला तो लिया, अब आपको किसी दोस्त ने बोला यार मेरे को नमक वापस कर दो, तो आप क्या करोगे, आप उसी पानी को किसी बर्तन में गर्म करो, ठीक है, तब तक गर्म करो जब तक कि पूरा का पूरा पानी जो है आपका उड़ ना जाए, ठीक है, वो वाष्प बन के उड़ने लग जाएगा। तो एक टाइम आएगा जब पूरा पानी लगभग उड़ जाएगा और आपका
बर्तन का जो निचला हिस्सा है ना, वहाँ पे उजला उजला दिखने लगेगा, क्योंकि आपने एक ही चम्मच नमक डाला था। तो आपको पूरा पाउडर जैसा इकट्ठा नहीं दिखेगा, वहाँ पे आपको बर्तन में चिपका उजला दिखेगा। जो उजला चीज़ है वो नमक है, ठीक है। वाष्प किया आपने, तो उस विधि को हम लोग वाष्पीकरण बोलते हैं। यानी कि कभी भी पूछ दे आपसे घुलनशील ठोस को द्रव से अलग करने का विधि, तो याद रखना नमक और जल का एग्जाम्पल, और इसका आंसर होगा वाष्पीकरण। करेक्ट। अब देखो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता ही रहता है, अक्सरता है। चाहे किसी और तरीके से पूछे, निथारना पूछ दे, तलछटीकरण पूछ दे, या छानना, इवन कि आपके 2016 में ही और क्वेश्चन पूछा गया है इस पृथक्करण की विधि से, ठीक है। और तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आप जा करके जरूर पढ़ लेना, कहीं से भी पढ़ो, चाहे नोट से पढ़ो, ये वीडियो से पढ़ो, आप पढ़ लो उसको जा करके। अब आपका जो बहुविकल्प है उसका ये आखिरी क्वेश्चन है, 5th नंबर। किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? ठीक है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, मात्रक यानी कि यूनिट, ठीक है। एरिया का यूनिट पूछ रहा है आपको। कभी भी अगर क्षेत्रफल का यूनिट पूछता है तो एक चीज याद रखना, वर्ग होना जरूरी है। क्षेत्रफल के लिए वर्ग होना जरूरी है। वर्ग यानी कि 2, यानी कि स्क्वायर होना जरूरी है। अब यहाँ देखो, घन मीटर है, घन का मतलब होता है 3, ठीक है। घन मीटर को आप लिखोगे मीटर का क्यूब, इस तरह से घन मीटर लिखाता है। मीटर सिंपली मीटर हो गया, वर्ग मीटर आपका क्या हो गया, मीटर का ऊपर स्क्वायर, किलोमीटर हो गया किलोमीटर, ठीक है। ये सारा आपका सिंबल है, सब कुछ नोट से मिलेगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, तो अभी क्या पता है, क्षेत्रफल कभी भी पूछे उसका यूनिट, तो आपका वर्ग होना जरूरी है। तो वर्ग यहाँ पे है वर्ग मीटर, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगर मीटर में नहीं होकर के किलोमीटर में अगर होता तो किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है, समझ गए। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर वर्ग मीटर हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। सब आपका खत्म हो गया, इससे आपका कितना सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। इसको आपको 30 शब्दों में आंसर करना है। देखो, पेपर आपका ना 1 घंटे का ही रहता है, तो आपको बहुत बड़ा आंसर नहीं लिखना, और आपको बोला गया 30 शब्द में लिखने का, तो आपको उतने में लिखना है, ठीक है। तो घर्षण बल किसे कहते हैं, इसको भी आप देखो एक बार, इसको भी हम लोग, बल के कितने टाइप्स होते हैं, उनमें से एक टाइप आपका घर्षण बल या फिर फ्रिक्शन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है। तो ये देखो घर्षण बल के बारे में, यह वह बल है जो किसी वस्तु या कण, यानी कि कोई भी पार्टिकल रहे, ठीक है, के गति, मोशन की दिशा को के विपरीत दिशा कार्य करता है। ये ऐसा फोर्स या बल होता है जो कि आपका, जो भी आपने कोई भी वस्तु या किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग बात कर ले, उसका जो डायरेक्शन है ना, उसके उल्टा वो फोर्स लगाता है, उसके उल्टा बल देता है, ठीक है। जिस भी तरह से वो जा रहा है उसके उल्टा आपका फोर्स लगता है। यह 2 सतहों के बीच कार्य करता है, इस बल को घर्षण बल कहते हैं। जैसे कि हम लोग जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग सड़क पर चल रहे हैं, तो हमारा जो चप्पल है और जो सड़क का जो सतह है, इनके बीच एक तरह का बल लगता है, जिसको कि हम लोग घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। वो उनके बीच में एक फ्रिक्शन होता रहता है, रगड़ाता रहता है वो, और उस तरह के बल को हम लोग घर्षण बल कहते हैं। ये एक तरह का एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे जो लिखा है ये आपका इसका परिभाषा है कि एक वैसा बल होता है जो कि, अब जैसे हम लोग चप्पल पहन के सड़क पे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, हम लोग धीरे 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, और उसके जस्ट उल्टा साइड में हमारा इसका बल लगता जाता है। हमने कभी नोटिस नहीं किया होगा आप लोगों ने, बट आप नोटिस करोगे तो आपको इस बात का शायद बहुत ध्यान दोगे तो फील होगा। जो किसी वस्तु या कण की दिशा के विपरीत दिशा कार्य करता हो, वह आपका घर्षण बल कहलाता है। इतना सा आप लिख सकते हो, ठीक है। इसमें जो इतना लंबा लिखा है, इतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं है, बस इतना भी लिख दो कि वैसा बल जो किसी वस्तु या कण की दिशा के विपरीत कार्य करता है, वो घर्षण बल कहलाता है। एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। अगर आपसे क्वेश्चन में एग्जाम्पल नहीं पूछा है, उदाहरण नहीं पूछा है, फिर भी आपको लिखना है। जब हम चलते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल, जब हम चलते हैं तो घर्षण बल चप्पल, जूते, धरती के बीच में कार्य करता है, जो अभी मैंने बताया। या फिर आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, सड़क और चलती कार के टायर के बीच घर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। तो आपने एक लाइन का आंसर लिख दिया, 1 या 2 एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। इसमें आपका 30 वर्ड हो जाएगा, नहीं होगा तो एक एग्जाम्पल ऐड कर देना। और इसका क्या आपका बेनिफिट होता है, लाभ होता है, घर्षण बल के कारण जमीन पर चल पाते हैं, ठीक है। वाहनों को रोकने में, मतलब ब्रेक लगाते हैं ना कार का, वो भी पीछे की तरफ आपको धक्का देता है, ठीक है, हल्का सा फील होता है, तो वो भी घर्षण बल के वजह से होता है। ये इसका एक लाभ हो गया।
तो आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है आप समझ गए, ठीक है, और आपको एग्जाम्पल देना है, तो आपका आंसर अच्छा रहेगा। और एक ही मार्क्स का है तो एक लाइन का लिखो, एक एग्जाम्पल दे दो, हो गया आपका, वर्ड भी हो जाएगा और इससे ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं आपका, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियों का नाम लिखिए, ठीक है। देखो जो भी क्वेश्चन पूछा है ना आपका ऑलमोस्ट सब नोट्स में मिल जाएगा, और नोट्स आपका पूरा टॉपिक वाइज है। इसको भी अगर आप पूरी पढ़ के चले जाओगे तो आपके 25 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, आपके 25 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। बाकी तो आपको वीडियोस आ ही रहा है। तो देखो अलैंगिक जनन के बारे में पूछा है, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। कोई जीव जनन के लिए अपने शरीर के किसी भाग, कोशिका या कोशिकाओं के अथवा किसी विशेष तरह के निर्मित संरचना का इस्तेमाल करता है, ठीक है। मतलब वो अपने शरीर के भाग या किसी तरह का सेल कोशिका के अलावा किसी विशेष तरह का संरचना का अगर उपयोग कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो आपका संरचना है जिसके लिए दो अलग अलग जाति का ज़रूरत नहीं होता है, दो अलग अलग लोगों का ज़रूरत नहीं होता है, उस तरह का जो आपका जनन क्रिया होता है उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। देखो क्वेश्चन में क्योंकि आपसे विधि पूछा है तो आपको विधि ही लिखना है, जस्ट मैं समझाने के लिए आपको बताया मैंने कि अलैंगिक जनन क्या है, क्योंकि एक ही मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको इतना लंबा नहीं लिखना है। तो अलैंगिक जनन का आपका पौधों में क्या क्या आपका विधि है, तो यहाँ पे आपके पौधों की विधि दिए हुए, जैसे विखंडन, ठीक है, फिजन। अब देखो टोटल मिला करके आपके कुछ 7 विधि हैं, ठीक है। या तो आप सारे विधि के नाम लिख दो, आपको लगता है बहुत स्पीड लिख पा रहे हो तो आप थोड़ा सा लिख सकते हो या एग्जाम्पल दे सकते हो। मैं तो बोलूँगी कि आप विधि का नाम लिखो और एग्जाम्पल लिखो, सबके बारे में लिखोगे तो आपका टाइम चला जाएगा। तो विखंडन क्या होता है समझते हैं। ये एक कोशिका पौधों में पाया जाता है जिसमें जीव या कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में जाती है, ठीक है, बांटी जाती है, ठीक है। अभी अगर चाहो तो 7 आपको विधि नहीं याद है तो कम से कम आप 4 से 5 विधि लिखो। जैसे विखंडन विधि हो गया, इसमें आपका क्या है, नया पौधा बनाने के लिए आपको उसमें, जैसे कि एग्जाम्पल है आपका अमीवा, एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है, ये अपने आप ही टूट जाता है। लेकिन ये विधि जो है ना ये जंतु के लिए है, और ये आपका ये पेड़ पौधों में भी होता है, वो एक दूसरे में ऐसे टूट करके, हाँ, जैसे कि आपका क्या हो गया ना, पौधे का किसी आपने कोई डाल या कोई टुकड़ा काट करके लगा दिया तो वो विखंडन विधि से अपना दूसरा पौधा कर लेते हैं, ठीक है। तो एक विखंडन विधि हो गया। फिर आता है आपका मुकुलन विधि, ठीक है। मुकुलन में जीव के शरीर का छोटा सा भाग मुकुल जैसी संरचना बनाता है, ठीक है, यानी कि बल्ब की तरह होता है वो। और इसमें आपका वृद्धि या जैसे कि आपका ईस्ट या हाइड्राइड हो गया, ठीक है, ये आपका मुकुलन विधि कराता है। फिर आता है आपका खंडन, यानी कि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा आपका फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो आपके एक पौधे दूसरे पौधे आपके या वृद्धि होता है उनमें। फिर आता है आपका बीजाणुओं द्वारा। फिर आपका आता है कायिक प्रवर्धन द्वारा। कलम लगाना, तो पौधों में क्या क्या कॉमन है, देखो कलम लगाना आपका पौधों में कॉमन है। जैसे कलम लगाना, जैसे आपने गुलाब का पौधा हो गया, उसका डाल काटा और उसको डाल काट करके कलम लगाने का प्रॉपर विधि होता है। उसको मिट्टी में आपने गाड़ा, उसको पानी वगैरह दे रहे, खाद वगैरह दे रहे, ठीक है, उससे नया पौधा बन जाता है। ये बहुत कॉमन है तो इसको तो आप जरूर लिखना। फिर है दाब कलम, इसमें पौधों की शाखा को झुकाकर नम मिट्टी में दबा देते हैं, ठीक है, मतलब उसको काटा नहीं गया है, उसको नम मिट्टी में झुकाकर आपको गाड़ दिया गया, कुछ दिन बाद उसमें जड़ निकल जाता है, नया पौधा बन जाता है, इसको दाब कलम बोलते हैं। ये तो बहुत कॉमन है। चमेली का नया पौधा या फिर गुलाब गन्ना, तो ये पौधों में कॉमन है, इसको आपको ज़रूर लिखना है, कलम और दाब वाला, ठीक है। अब आपका आता है कायिक प्रवर्धन वाला। इसमें देखो क्या है, जब पौधा अपने कायिक अंगों यानी कि पत्ता, तना, जड़, टहनी के द्वारा अगर पौधों को जन्म देते हैं, ठीक है, ये भी अलैंगिक प्रजनन होते हैं। जैसे कि आलू से नया पौधा उगाना, ठीक है, आलू को कुछ दिन छोड़ दोगे तो देखोगे उसमें अंकुरित सा हो जाता है, वो उसको वापस से मिट्टी में गाड़ने पे एक पौधा बन जाता है, ठीक है, ये लिख सकते हो आप। तो 2 मार्क्स 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप 3 विधि भी लिख दो, उसके बारे में एग्जाम्पल दे दो, ठीक है, नहीं लिखना है उसके बारे में तो मत लिखो, लेकिन एग्जाम्पल दे दो 3 से 4 विधि लिख करके, तो आपका हो जाएगा। फिर है आपका पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है, सोचो थोड़ा, आप सबको पता होगा। पत्तियों का सबसे मुख्य कार्य होता है आपका भोजन बनाना, ठीक है, पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाना। और ये भोजन किस विधि द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये पौधे
ये पत्तियां पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाते हैं, ठीक है। इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इनका मुख्य कार्य है आपका प्रकाश संश्लेषण का विधि करना, जिसके द्वारा वो पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाते हैं। सीधे ये मत लिखना कि पत्तियों का मुख्य कार्य भोजन बनाना, ठीक है। तो ये लाइन भी ज़्यादा नहीं होगा, इसको घुमा के लिखोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। 1 मार्क्स का, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। फिर है आपका ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। तो जो आपको पहले ही बोला मैंने कि ये वाला पूरा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है। इससे क्वेश्चंस आ जाता है। मेथड्स ऑफ सेपरेशन है, पृथक्करण की विधियाँ। तो आपने जैसे उसमें देखा था आपका एक वाष्पीकरण वाला क्वेश्चन पूछा था ऑब्जेक्टिव में, अब देखो यहाँ पे आपका ऊर्ध्वपातन के बारे में पूछ रहा है। तो इसको एक लाइन में समझ लो कि वैसा पदार्थ जिसको बिना द्रव्य में बदले सीधे गैस में बदला जाता है, ठीक है। जैसे कि आप मान लो बर्फ लेते हो, बर्फ को आपने गर्म किया तो पहले क्या आपका पानी बनता है, फिर उसके बाद और गर्म किया तो आपका वो वाष्प में बदल जाता है। तो बिना लिक्विड में बदले, बिना द्रव में बदले वो गैस में नहीं बदल पाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उस तरह के पदार्थ का बात हो रहा है जिसको आपने सॉलिड में ही लिया और सीधा वो गैस बन गया, ठीक है। जैसे कि कपूर, कपूर को जब हम लोग पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो क्या करते हैं, कपूर डालते हैं ना कि आरती वो बंद ना हो जाए। अब कपूर से हम लोग आरती करते हैं, और कपूर डाला और कपूर, तो क्या वहाँ पे आपको किसी भी तरह का लिक्विड दिखाई देता है? नहीं, कपूर जलता है और सीधा गैस में बदल जाता है। एक स्मेल भी आता है कपूर का हमें, वहाँ पे कोई भी द्रव्य पदार्थ हमें नहीं दिखाई देता है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है आपको याद रखने के लिए भी। आपको पूजा की आरती से याद रहेगा कपूर कि ये ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल है। तो आपको याद रखना है लाइक कपूर, ठीक है। बिना द्रव्य में बदले सीधे गैस में अगर कोई पदार्थ बदल जाता है तो इस तरह की क्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, और वो पदार्थ ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहलाता है, ठीक है। ऐसे मिश्रण को गर्म करने पर उत्पादित पदार्थ वाष्प में बदल जाते हैं, और उसको अगर आप ठंडा करोगे वापस से तो उसको आप वापस पा सकते हो। ठंडा करके पदार्थ को पाया जा सकता है। लेकिन वो तो गैस में, अब हम लोग बोलोगे कपूर तो हमें वापस नहीं मिलता है, क्योंकि वो एक खुला हुआ वातावरण में होता है, तो हम वापस से गैस को वापस नहीं ला सकते, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम एक अच्छे से बंद वातावरण में करें और वापस से चाहे ठंडा करके तो पा सकते हैं, ठीक है। ये सब हमारा एक लैब में ही पॉसिबल है, ठीक है। तो नेप्थलीन का गोली हो गया, वो भी लिक्विड नहीं दिखाई देता, हम अलमारी में नेप्थलीन का गोली रखते हैं, वो सीधा गैस में बनता, धीरे धीरे बदल जाता है, वो हमारा वायु में चला जाता है, ठीक है। तो आयोडीन, नेप्थलीन, कपूर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखना है। आप 2 एग्जाम्पल इसका जरूर याद रखो, नेप्थलीन और कपूर, ये दोनों आप अपने दैनिक जीवन में देखते हो, इसको याद रखना है आपको। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, इससे एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अभी आपको और एक क्वेश्चन मिलेगा इस पे, ठीक है। 9 नंबर भी हो गया। उदाहरण तो आपको पूछ ही रहा है, तो आपको उदाहरण लिखना ही है, 2 से 3 एग्जाम्पल लिखो, अच्छा रहेगा। घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है, ठीक है। अब इस पे पूछ रहा है, अब घूमता हुआ लट्टू में आपका किस प्रकार का गति होता है। अब देखो गति वाले से, बल वाले से एक क्वेश्चन पूछा था, घर्षण, ठीक है। अब यहाँ पे मोशन से आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लट्टू, देखो लट्टू कैसे घूमता है। लट्टू आपका कुछ सबने बचपन में देखा होगा, लट्टू कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और ये इस तरह से घूमता रहता है लट्टू, ठीक है। मतलब वो अपना ही एक फिक्स, उसका एक अपना अक्ष जिसमें कि घूमता रहता है। जैसे कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमता रहता है, अपने कक्ष पे घूमता रहता है, और जो सूर्य के चारों बगल घूमता है उसको मत सोचो, सिर्फ वो जो अपने में चारों बगल घूमता है जिसकी वजह से दिन और रात होता है, वही सेम चीज़ आपका लट्टू का होता है। वो अपने में भी घूमता रहता है इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस गति को हम लोग बोलते हैं घूर्णन गति, या इंग्लिश में इसको बोला जाता है रोटेशनल मोशन, ठीक है। रोटेट हो रहा है, ठीक है। वो इस तरह से अपने चारों बगल, इसको देखो ध्यान से, तो ये इस तरह से लट्टू क्या होता है ना, इस तरह से रोटेट होता रहता है, अपने ही अक्ष में जो रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे वही लिखा, अगर कोई वस्तु अपने वस्तु अक्ष के चारों ओर घूमती है, जैसे लट्टू आपका अक्ष के चारों ओर घूमता रहता है इस तरह से, तो उसकी गति को घूर्णन गति कहते हैं। और या जो वस्तु चाकरी अवस्था में घूमती है उसे घूर्णन गति कहते हैं। तो ये शायद आपके लिए डिफिकल्ट है याद रखना, बट आपको ये याद रखना है, कोई वस्तु अगर अक्ष के चारों ओर, अपने ही अक्ष के चारों ओर घूमता रहता है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं, रोटेशनल फोर्स होता है, मोशन कहलाता है वो। जैसे कि आपका लट्टू का पूछ रहा है यहाँ पे तो सीधा पूछ रहा है लट्टू कौन सा आपका जो गति है लट्टू के घूमने की वो क्या है। तो ये लट्टू के घूमने की गति घूर्णन गति कहलाती है। उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है कि घूर्णन गति आपका क्या होता है, कि लट्टू क्योंकि अपने अक्ष के चारों ओर घूमती रहती है, यही आपकी घूर्णन गति होती है, इसलिए आपका ये घूर्णन गति कहलाता है। तो आपको थोड़ा सा वर्ड आ जाएगा इसमें, आपको लिख देना है।
ठीक है। और एग्जाम्पल इसका होता है साइकिल का पहिया। जब हम साइकिल चलाते हैं, देखो साइकिल का पहिया इस तरह से, कुछ इस तरह से साइकिल का पहिया होता है। ये भी क्या होता है, साइकिल तो आप चलाए जा रहे हो, ठीक है, तो साइकिल का पहिया अपने ही चारों बगल इस तरह से घूमता रहता है। गाड़ी, साइकिल आगे बढ़ रहा है बट पहिया अपने ही अक्ष इसका क्या हो गया है, बीच का सेंटर, इसके ही चारों बगल घूमता रहता है, ठीक है। ये भी रोटेशनल फोर्स यानी कि घूर्णन गति कहलाता है, रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति कहलाता है। पंखा, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे पंखा होता है, ठीक है, जैसे कि आप देखो ये पंखा हुआ, ये जगह चारों बगल घूम रहा है, ये अपने ही एक फिक्स जगह पे है, ये यहाँ से हट नहीं रहा है, और वो पंखा का 3 पंखुड़ी घूमते जा रहा है, ठीक है। ये भी आपका क्या होता है, घूर्णन गति होता है। इन सब के साथ मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी बता दिया, कुछ अलग तरीके से पूछेगा तो आप बता सकोगे। अब नेक्स्ट है आपका, हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है, उनका नाम लिखना है। एक ही मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, 30 शब्द में लिखना है तो उतना ही बताना है। तो हमारे शरीर में टोटल 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, और इंद्रियां हमारी वो भी 5 होती है, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर ज्ञानेंद्रियां पूछ रहा है तो आपको अंग का नाम बताना है, जैसे कि आँख, नाक, ठीक है, आपका जीभ, ये हमारे क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है। आपका त्वचा हो गया, वो भी एक आपका हमारे शरीर का भाग है, और ये आपका ज्ञानेंद्रिय है। तो इसको थोड़ा सा मैं इसको बताती हूँ, इसको आपको लिखना किस तरह से। तो ये आपका ज्ञानेंद्रिय है। वातावरण के परिवर्तन को ग्रहण करने वाले अंगों को ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। थोड़ा सा आप इसको लिख दो, वातावरण के जो परिवर्तन है उसको ग्रहण करने वाले अंगों को ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। उसके बाद सीधा आपको लिखना है कि क्या कितने अंग हैं आपके। तो हमारे शरीर में निम्नलिखित 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, इतना लिखोगे आप। तो इस तरह से अगर आप पॉइंट वाइज करके लिखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा मार्क्स आएगा। कोशिश करो पॉइंट वाइज लिखने का। तो आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, जीभ तथा त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, ठीक है। यही पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है साथ में। तो इसमें थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हो, आपके अगर 30 शब्द नहीं हुए तो। आँख का संबंध, और अगर ये आप लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आँख का संबंध दृष्टि से, एकदम शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, आपके जितने शब्द है उसके हिसाब से। नाक का संबंध सुगंध से है, जीभ का संबंध आपका स्वाद से है, कान का ध्वनि से है, तथा त्वचा का संबंध संवेदना से है। मतलब किसी ने आपको छुआ या टच किया तो आपको एक फील आता है, उसको संवेदना कहते हैं। तो ये जो आपका दृष्टि, सुगंध, स्वाद, ठीक है, ध्वनि और संवेदना बता रहा है, ये इंद्रियां होती है, ठीक है, सुनने की, सूंघने की, देखने की, ठीक है, और आपका स्वाद का, ये इंद्रियां होती है। और ज्ञानेंद्रियां आपके अंग होते हैं, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो ये आपका ज्ञानेंद्रियां वाला क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से ही आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर कोशिश करना पॉइंट वाइज लिखने का। अति लघु खत्म हो गया। अब आपका 2 मार्क्स का, यानी कि इसको आपको 50 शब्दों में लिखना है। तो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, खत्म हो गया ना अति लघु, हाँ। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्रायः नुकीली क्यों होती हैं, इन पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या है, ठीक है। आपको क्वेश्चन ना कंप्लीट करना है। अगर आपको लग रहा है कि 1 घंटे में इतना नहीं लिख पाओगे तो आप छोटा छोटा कर दो, 30 पे ध्यान मत दो, लेकिन सब क्वेश्चन का आंसर लिख करके आना। यहाँ पे देखो एक ही क्वेश्चन में ना 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहले तो आपसे पूछ रहा है कि नुकीली क्यों होती है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, 2 मार्क्स का भी है। इसका भी आपको एक क्वेश्चन आपको बता दे रही हूँ कि ये भी किस तरह से लिखना है। जैसे आपको अभी ज्ञानेंद्रियां वाला बताई हूँ, उसी तरह लघु वाला एक क्वेश्चन को बता देते हैं, बाकी का सिर्फ कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। तो पौधों नुकीली क्यों होती है, इस पार्ट को देखते हैं सबसे पहले। तो पहला आंसर आपको लिखना है मरुस्थल या रेगिस्तान, ठीक है। सीधा मरुस्थल भी लिख सकते हो अगर टाइम नहीं है तो। इसको वर्ड को बढ़ाने के लिए, शब्द को बढ़ाने के लिए लिखा हुआ है इस तरह से। का वातावरण शुष्क होता है, ठीक है, मतलब बहुत ड्राई होता है, सूखा सा वातावरण होता है। वहाँ पे क्यों ऐसा वातावरण होता है, क्योंकि वहाँ पे जल का कमी होता है। या रेतीली होती है, इसका वातावरण सामान्य पौधों के अस्तित्व के लिए खतरा होता है, खतरे में होता है, ठीक है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए पौधों में खास विशेषताएं होती है, जैसे उनकी पत्तियां नुकीली तथा कांटेदार होती है। इस तरह से घुमा के बस लिखने का तरीका है ताकि आपका शब्द बढ़े। अगर इतना टाइम नहीं है तो सीधा लिख देना, मरुस्थल पौधों की कांटेदार नुकीली पत्तियां आपके किस लिए होती है, जल को वाष्प, जो आपके जल होते हैं ना, ठीक है, पत्तियों क्या होता है, पत्तियां आपके जल को स्टोर करके रखती है खाना बनाने के लिए, उसको वाष्प में ना उड़ जाए, ठीक है। ये नहीं कि जल आपका हीट, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी है, रूखा है, वातावरण आपका शुष्क है, तो जल जो है आपका वाष्प में ना बदल जाए, इसके लिए उनकी पत्तियां नुकीली तथा कांटेदार होती, यही आपका सीधा रीज़न है, ठीक है। टाइम नहीं है तो सीधा इतना लिखो, जल को वाष्प बनकर उड़ने से बचाती है, क्योंकि वहाँ का वातावरण शुष्क और जल की कमी होती है वहाँ के वातावरण में। ये तो जरूर लिखो कि जल का कमी होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे घृत कुमारी नागफनी, जैसा बोला मैंने,
जितना जगह पॉसिबल एग्जाम्पल दो, अच्छे को मार्क्स आपको लाना है, अच्छे तरीके आंसर लिखना होगा। तो ये पहला पार्ट का आंसर हो गया आपका। अब है इन पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या है। इन मरुस्थलीय पौधों की विशेषताएं आपके क्या है, वो है ये। पहला है आपको इनकी पत्तियां कांटेदार होती, जैसा कि क्वेश्चन में था, ये आपका हिंट्स भी था, भूल जाओ तो वही उसकी विशेषताएं ऐसे लिख देना, ठीक है। और वो पानी को एकत्रित करते हैं। इनके तने पानी एकत्रित करने के कारण मोटे होते हैं, जैसे कि घृत कुमारी, ठीक है। एलोवेरा हो गया, वो थोड़ा मोटा पत्ती होता है उसका आपका। इनके तने पानी एकत्रित करने के लिए मोटे होते हैं, ठीक है। और ये वातावरण में एकत्रित नमी को अपने अंदर सोख लेता है, इसीलिए आप देखो एलोवेरा के पत्ते को देखोगे तो अंदर बहुत नमी सा पानी वाला भरा हुआ गुद्देदार सा होता है, ठीक है, गद्देदार सा स्पंजी होता है, क्योंकि वो क्या करता है, पानी को एकत्रित कर लेता है, ठीक है। इनका तना जलयुक्त तथा लसदार होता है। इसमें भी आप घृत कुमारी का एग्जाम्पल एलोवेरा का ले सकते हो, देखो थोड़ा चिपचिपा सा होता है सब, बस वो अपना एक ही मकसद इनका पानी को बचा के रखना, ठीक है। इसी को घुमा के आपको 4 विशेषताएं में लिख देना है। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको आंसर लिखना है, इस तरह से आंसर लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी बर्तन की धारिता जो है वो आपकी 12 लीटर है, सॉरी, है ना। इसकी धारिता घन सेंटीमीटर में, जैसा कि अभी मैंने बताया घन का मतलब 3 से है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर बोल रहा है, घन सेंटीमीटर यानी कि क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से इसका प्रतीक यही होता है। फिर है एवं घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब में ज्ञात करें, तो इसको हम लोग बोलते हैं मात्रक को परिवर्तित करना, यानी यूनिट कन्वर्जन करना, ठीक है। 12 लीटर है, ठीक है, धारिता बताया 12 लीटर, यानी कि जिसका वॉल्यूम होगा आपका 12 लीटर, इसको आपको सेंटीमीटर क्यूब में, 12 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में और मीटर क्यूब में बदल करके आपको दिखाना है। तो ये आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ मैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो 1 लीटर इक्वल्स टू आपका होता है 10⁻³ क्या लिखा है यहाँ पे, घन सेंटीमीटर, ठीक है, घन सेंटीमीटर। तो बार बार ये मैं हिंदी में इस तरह से नहीं लिख करके इसका यूज़ करने वाली हूँ ऐसे, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं इसको, इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है, इतना होता है। अब पहले धारिता को थोड़ा समझो कि धारिता क्या है। ये कह रहा है किसी बर्तन में, जैसे कि मान लो जिसमें आप चाय बनाते हो, मान लो कि उसमें 1 लीटर पानी आपका आ सकता है, ठीक है, ये वही बर्तन है मान लो, ठीक है। इसमें जो पानी है वो उसका आप 1 लीटर पानी उसमें आ सकता है, यानी कि 1 लीटर पानी का बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब उसका जो कैपेसिटी है, उसमें पानी भरने का जो कैपेसिटी है मैक्सिमम 1 लीटर है, उसी कैपेसिटी को हम लोग हिंदी में धारिता बोलते हैं। तो इसका सीधा रिलेशन जो होता है ना वो वॉल्यूम से होता है, तो इतना बाद में इसको बताते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिख देना है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू आपका 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है, चूंकि, ठीक है, चूंकि, तो चूंकि को मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, चूंकि 1 लीटर आपका इतना होता है, इसलिए पूछ किसका रहा है, 12 लीटर का पूछ रहा है, तो 12 लीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा का बताना है तो आपको सीधा मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। जैसे तो ये हो गया 12 × 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, या आपको घन सेंटीमीटर लिख लेना, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कि कितना, घन मीटर में बदलने के लिए, घन सेंटीमीटर में बदलने के लिए। तो इसको आप इस तरह से भी ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसके बाद 3 जीरो लगा दो, ठीक है, 3 का मतलब 3 जीरो लगा देना। अब ये एक पार्ट हो गया। अब यहाँ पे लिखना जरूर, यहाँ पे लिख जरूर देना कि घन सेंटीमीटर में परिवर्तित करने के लिए यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आपने लिखना घन मीटर में, ठीक है, 12 लीटर को घन मीटर में परिवर्तित करना, ऐसे करके आप लिख देना। तो मैं डायरेक्ट बता रही हूँ आपको। अब यहाँ पे आते हैं 12 लीटर का आपका बताते हैं घन मीटर में। घन मीटर यानी कि आपको बताना किस में है, मीटर क्यूब में। तो जब आपको मीटर में करना है तो यहाँ पे आपका कन्वर्जन होगा 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1/1000, ठीक है, 1/1000 मीटर
क्यूब होता है। ये आपको याद रखना है इस तरह के कन्वर्जन के लिए। क्वेश्चन रिपीट किया है, 2018 में भी आया, 16 का बता रही हूँ, 18 में भी आया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। जैसे यहाँ पर आपका क्या इंपॉर्टेंट था, 1 लीटर इज इक्वल्स टू, अगर सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर में करना है तो ये आपका क्या हो जाता है, 10⁻³ का मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है और एक इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ भी आएगा तो उससे आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। अब मीटर वाले में बात कर रहे हैं तो देखो, अब है 12, चूँकि 1 लीटर इज इक्वल्स टू इतना, तो हैंस इसलिए 12 लीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12 बटा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। ठीक है, पहला स्टेप कुछ ऐसा होगा, देखो 12 × 1/1000 मीटर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, 12/1000 हो जाएगा ना, है कि नहीं। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कितने ज़ीरो के बाद आ जाएंगे, ठीक है, देखो काउंट करो, ये हो जाएगा आपका 0.123। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0.0, मतलब कि 0.012 मीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो था, इस तरह से इसमें ये 2 रिलेशन इंपॉर्टेंट है। इस तरह से कन्वर्जन और भी पूछ सकता है, तो इसको आप लोग जो जो पूछा हुआ होगा क्वेश्चन में वो तो डिस्कस कर लूँगी मैं, और जो है बहुत सारा आपके नोट्स में, आप उसमें से जा करके देख सकते। फिर है उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिनना एवं फटकना पृथक्करण की विधि को उदाहरण के साथ साधारण समझाइए। ठीक है, जैसा मैंने बोला ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पृथक्करण वाला विधि। यहीं पे आप देख लो, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में पूछा है, एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा था। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था ऊर्ध्वपातन, ये भी उसी का विधि होता है। ठीक है, तो आपके कितने सारे, एक ही साल में आपके 3 क्वेश्चन पूछ चुके हैं, और बाकी भी आने वाले साल में पूछा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर पढ़ के जाना जितने। तो क्वेश्चन पूछा था आपका बिनना तथा फटकना, इन दोनों पे क्वेश्चन पूछा था, 2 मार्क्स का, उदाहरण के साथ बताना है। ठीक है, ज़्यादा आपको लिखना नहीं है। फटकना क्या होता है, किसी हल्के पदार्थ, जैसे कि आपको मान लो गेहूं से आपको भूसा निकालना है। ठीक है, गेहूं या चावल में काफ़ी आपके भूसे होते हैं, तो उससे अगर आपको भूसा अलग करना है, मतलब गेहूं या चावल जो है आपका वो भारी हो गया, एज मतलब भूसे के कंपैरेटिवली वो भारी है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को अगर आपको अलग करना है, उसे उसके लिए हम लोग फटकना विधि का उपयोग करते हैं, जिसको ओसाना भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप इसमें लिख सकते हो, हल्के पदार्थों को अलग करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसको फटकना विधि कहते हैं। ठीक है, वही पूछ रहा है ना कि क्या है, उदाहरण बोल रहा है तो लिख देना, जैसे गेहूं से भूसे को अलग करना। ठीक है, भूसे को या भूसे की तरह हल्के पदार्थों को अलग करना। ठीक है, फिर आपको दूसरा लिखना है बिनना, कई अनाज, बिनने का मतलब क्या हो गया ना, जैसे चावल में से कंकड़ बिनते हैं हम लोग। ठीक है, चुनना पड़ता है ना, चुनना या बिनना एक ही बात है। कई अनाज जैसे गेहूं, चावल, दाल आदि में से कुछ आदि में कुछ अनुपयोगी पदार्थ जैसे कि मिट्टी, कंकड़ आदि मिले जाते हैं। ठीक है, इनको हाथ से बिनना पड़ता है, एक एक को हटा हटा करके, इसको हम लोग बिनना कहते हैं। ठीक है, अब इसको लिखने का क्या है कि आप लिख सकते हो कि कुछ ऐसे पदार्थ जो कि उपयोगी नहीं होते हैं उनको हाथ से बिनकर अलग करना पड़ता है, इस तरह की विधि को हम बिनना कहते हैं। जैसे गेहूं, चावल, दाल से मिट्टी, कंकड़ आदि निकालना। ठीक है, उदाहरण पूछा, जिस तरह से भी लिखना है लिख देना। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछा है आपसे। नेक्स्ट है आपका बीजों की संरचना तथा सचित्र वर्णन करें। ठीक है, मतलब उसकी संरचना को आपको चित्र के द्वारा आपको लिखना है कि क्या क्या है, और आपको बताना है मूलांकुर और प्रांकुर से क्या बनता है। तो क्योंकि यहाँ पे आपका डायग्राम चित्र बनाने के लिए दिया गया, आपको सब पे ध्यान नहीं देना है, आपको उसका चित्र बनाना है और उसको लिखना है कि उसमें क्या क्या है, और उसके बाद मूलांकुर और प्रांकुर के बारे में 1-2 लाइन लिख देना है। ठीक है, तो देखो इस तरह से आपको बीज का डायग्राम बनाना है। ये थोड़ा आपको कंप्यूटर, मतलब ये पिक्चर आपको कंप्यूटर वाला लिया हुआ है तो आपको लग रहा हो डिफ़िकल्ट, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको देखो, आप तो बनाओगे पेन पेंसिल से, तो बस इस तरह से आपको इसको घुमा देना है। ठीक है, और अलग कलर से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे इसको आप मान लो मैंने लेवल कर दिया रेड से। ठीक है, फिर उसके बाद एक लेयर और इस तरह से बना दिया यहाँ पे ऐसे करके, फिर एक और लेयरिंग कर दिया, क्योंकि इसको बाहर का एरिया दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ब्लू से लेकर के
आप पेंसिल से बना लेना, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे 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 करके शेड कर दिया तो मतलब ये बाहरी एरिया हो गया, और उसके बाद इस तरह से करके आप इसको लेवल कर सकते हो, ठीक है। इसलिए ऐसा मत सोचो कि ये डिफ़िकल्ट है, बहुत आसान डायग्राम है। तो यहाँ पर जो आपका ये रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, ये और एक लाइन और यहाँ पे इस तरह से है, ये आपका क्या होता है, बीजांड द्वार होता है यहाँ पे नीचे वाला भाग, ठीक है। फिर ये भाग आपका जो बता रहा है ये आपका होता है बीज नाभि, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना होगा। और अगर आप इतना ज़्यादा लेवल एक एक याद नहीं भी रख सकते हो तो आप सिंपल ये याद रखना कि इसमें भ्रूण पार्ट क्या है, ठीक है। भ्रूण का आपका पार्ट हो जाता है बीज पत्र, मूलांकुर, बीज पत्र, धार, ये 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पार्ट आपका क्या है, बीज पत्र आपका यहाँ अंदर होता है। इसको भी इस तरह से भी करके दिखा दोगे ना तो भी हो जाएगा कि ये बीज पत्र है, ठीक है। और यहाँ पे एक पार्ट ये आएगा आपका मूलांकुर है, ठीक है, जिससे अंकुरित होने वाला है ये। फिर ये आपका यहाँ पे बीजांड द्वार है, भ्रूणपोष, ये आप भ्रूणपोष मान लो याद नहीं रखा आपने, बट बीजांड द्वार, बीज नाभि और आपका बीज पत्र, मूलांकुर, ये बीच ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बीज का डायग्राम के द्वारा आपको बताना है, इतना आपको करना है। अब उसके बाद पूछ रहा है कि मूलांकुर और प्रांकुर के बारे में आपको बताना है। तो आपसे उसके बाद पूछा है मूलांकुर और प्रांकुर। हाँ, मूलांकुर और प्रांकुर के बारे में पूछा है कि वो क्या होता है। तो इसको देखो पिक्चर से समझो, तो आपका यहाँ पे जो भी बीज होता है वो अंकुरित होता है, ठीक है। आप लोग जैसे मूंग चना पानी में देते हो उसमें अंकुरित होता है, और जो अंकुरित होने के बाद निकलता है इस तरह से, वो भाग हमारा जड़ बनने वाला होता है, ठीक है। उससे पत्ता नहीं, उस जड़ बनेगा। तो जो हमारा जैसे कि ये देखो बीज अंकुरित हुआ यहाँ पर और नीचे की तरह चला गया, ठीक है। तो ये भाग हमारा क्या हो रहा है, ये वाला भाग ये मूलांकुर होता है, जो आपका जड़ बनने वाला है बाद में जाकर के बीज का, वो मूलांकुर होगा। और जिस भाग से पत्ता निकल रहा है, ठीक है, जो कि बाद में तना बनेगा, पत्ते बनेंगे, जो कि प्रकाश संश्लेषण करेगा, ठीक है, ये भाग जो आपका बीज का जो ऊपरी भाग हो जाता है वो आपका प्रांकुर होता है बीज का, ठीक है। तो ये आपका मूलांकुर और प्रांकुर हो गया। अब गुरुत्व बल से पहले हम लोग ये 17 नंबर देखते हैं। देखो एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि एक ही टॉपिक से आपका 3 क्वेश्चन पूछा था। बीजों का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, किन किन विधियों द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है, ठीक है। तो बीजों का प्रकीर्णन जो है ना, इसमें आपको एक लाइन लिखना है कि वो किसे कहते हैं, और उसके बाद आपको लिखना है कि तो बीजों का प्रकीर्णन पेड़ पौधों के निर्माण और बीजों के द्वारा, पेड़ पौधों का निर्माण जो होता है ना वो बीजों के द्वारा होता है। इसको प्रकीर्णन, इसके लिए इसका प्रकीर्णन जरूरी है, मतलब कि आपका बीज का पौधों को निकलने का जो मेथड है, ठीक है, पौधों का इधर से बीज को कभी आपने मिट्टी में लगाया या आप इसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा रहे हो, ठीक है, इसको हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। प्रक्रिया के अंतर्गत बीज को मूल वंशजों से दूर होकर भी नए पौधों का निर्माण कर लेता है, ठीक है। ये आपका बीजों का प्रकीर्णन का प्रक्रिया कहलाता है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा था कि प्रकीर्णन क्या है, ठीक है। तो हम लोग अगर जो भी पेड़, जैसे अमरूद का पेड़ है, ठीक है, उसके बीज को लेके, अमरूद के बीज को लेकर के कहीं दूर जा करके उसका बीज हम लोग लगाते हैं और नया पौधा निकालते हैं, ठीक है। इस मेथड को हम लोग प्रकीर्णन बोलते हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा लिख देना है, पेड़ पौधों का निर्माण बीजों के द्वारा होता है, इसलिए बीजों का प्रकीर्णन जरूरी होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बीज अपने मूल वंशज, यानी कि जैसे कि अमरूद का पौधा का बात किया, उससे दूर होकर नए पौधों का निर्माण करता है, यह बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है, ठीक है। इतना आप लिखो, उसके बाद आप लिखो विधि, ठीक है। तो जंतुओं के माध्यम से होता है, जंतुओं के माध्यम से जैसे कि चिड़िया वगैरह होगी, उन्होंने कुछ खाया, ठीक है, और वो इधर से उधर घूमते रहते हैं, तो उनके मल द्वारा कहीं पे जाकर के कौवा मैना किसी ने भी कुछ भी कर दिया, तो हम लोग बोलते हैं अरे कि यहाँ पे कैसे निकल गया ये पौधा, अमरूद का पौधा यहाँ कैसे, तो उन्होंने अमरूद वगैरह खाया और कहीं पे मल निकाला, तो उसके द्वारा भी आपका बीजों का प्रकीर्णन होता है, पौधा निकल जाएगा वहाँ पे। तो एक हो गया जंतुओं के माध्यम से, आप चिड़िया से समझ गए। इसमें आपका क्या होता है, जीव जंतु प्रकीर्णन अपने मल द्वारा करते हैं, इतना सा लिख दे सकते हो, ठीक है। उसमें थोड़ा सा लिख सकते हो, जीव जंतु यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं जिसके द्वारा प्रकीर्णन होता है और पेड़ पौधे उग जाते हैं। फिर जल के माध्यम से, जैसे कि कोई फल वगैरह खाया, कहीं फेंक दिया नदी में, और वो नदी बह के, नदी नाला जो है बह करके किसी किनारे में उसको फेंक दिया, ठीक है, तो वहाँ पे उस मिट्टी के द्वारा नया पौधा उग जाएगा। बीजों का प्रकीर्णन जल के द्वारा भी होता है, इसमें बीज
झील, नदी, नहरों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान बह जाते हैं। किनारों में क्या होता है, पेड़ पौधा निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका वायु के माध्यम से। बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जो पक जाते हैं, ठीक है, और वो फट जाते हैं, चारों तरफ बिखर जाते हैं। ऐसा बहुत सारा होता है फल जो कि पक करके बिखर जाते हैं और उनके बीज उड़ने लगते हैं जगह जगह पे। तो उससे भी आपका क्या होता है, बीजों का प्रकीर्णन होता है और नया पौधा उग जाता है। तो ये 3 विधि है प्रकीर्णन की, इसको आपको लिखना है और थोड़ा सा एक एक लाइन लिख दो इसके बारे में, और इतने में तो आप प्रकीर्णन भी समझ ही चुके हो। तो ये आपका हो गया। इसके बाद देखते हैं गुरुत्व बल किसे कहते हैं, और उसको आपको उदाहरण से समझाना है। गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जिस फोर्स के वजह से हम सब कोई धरती पे चल सकते हैं, ठीक है, वो आपका और बहुत ही फेमस है, ठीक है, कि न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा और जिससे गुरुत्वाकर्षण का आपका इन्वेंशन हो गया, ठीक है। तो सेब जो अपने पेड़ से नीचे ही गिर रहा है, हवा में नहीं जा रहा है, वो किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो यही पूछ रहा है कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो है यानी कि गुरुत्वीय बल जो है वो आपका क्या होता है। तो यह वह बल है जो ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंडों को आकर्षित करता है, ठीक है, किन्हीं दो पिंडों को आकर्षित करता है, चाहे उनका द्रव्यमान यानी कि उनका जो मास है वो सामान्य हो या नहीं हो। जैसे एक सेब या एक गेंद, दोनों का जो वजन होता है ना, ठीक है, उसी को हम लोग मास बोल रहे हैं, द्रव्यमान बोल रहे हैं, वो एक बराबर नहीं होता, बट दोनों को धरती जो है अपने तरफ आकर्षित करता है, नीचे गिराता है। द्रव्यमान वाली कोई भी वस्तु अन्य सभी द्रव्यमान वाली वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल दिखाती है। जिसके पास भी मास है वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता रहता है और गुरुत्वाकर्षण बल दिखाता है। तो एग्जाम्पल है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हमारी शरीर जमीन पे टिकी हुई है, जैसा अभी बताया मैंने। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहा है, या चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है, ये किसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से। तो ये आपको एग्जाम्पल के साथ लिखना है। दूसरा उसी में आपसे पूछा है पेशवीय बल, ठीक है, यानी कि जो मसल्स की वजह से जो फोर्स लग रहा है। जैसे कोई कुश्ती लड़ता है, ठीक है, जैसे जो पहलवान होते हैं वो कुश्ती लड़ते हैं, उसमें किस तरह का फोर्स लगता है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है। इसमें आपका पेशीय बल लगता है, ठीक है, उनका मसल्स का फोर्स लगता है। किसी वस्तु को उठाने के लिए हाथ या शरीर की मांसपेशियों द्वारा, यानी कि अगर मांसपेशियों द्वारा लगाया हुआ बल है तो उसको पेशीय बल कहते हैं। जैसे पानी से भारी बाल्टी को उठाना, या कुश्ती लड़ना वाला बताया मैंने। किसी वस्तु को हथौड़े से पीटना, फुटबॉल को पैरों से मारना, इसमें सारे में हमारा क्या लग रहा है, मस्कुलर फोर्स लग रहा है, यानी कि पेशीय बल लग रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, और ये आपका पूछा है कि पुष्प के कितने भाग हैं, और उसको आपको फिर से डायग्राम की तरह दिखाना है। देखो एक ही साल 2 डायग्राम पूछ दिया है, 2 चित्र पूछ दिया है, तो इस डायग्राम को बनाने में ना टाइम लगता है, तो इसमें आप थोड़ा सा लिखो कम तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और डायग्राम बनाओ अच्छे से तो अच्छा मार्क्स आएगा। तो पहले बात तो पुष्प के जो होते हैं ना, मुख्यतः 3 भाग होते हैं, आपको लिखना है मुख्यतः 3 भाग होते हैं। उसके अंदर जो होगा मुख्यतः 3 भाग में आपका क्या क्या है, एक स्त्री केसर है आपका, फिर आपका एक बाह्य दल होता है, और एक आपका क्या हो जाता है, पुंकेश्वर होता है। ये मुख्यतः 3 भाग होते हैं, फिर इनके आपके इतने सारे भाग होते हैं, ठीक है। तो इसको आपको चित्र में भी दिखाना है, तो जब आप इसको डायग्राम बनाओगे तो उसमें आप सब लिखोगे, वर्तिका, अगर वर्तिका, अंडाशय, पराग, कोष, तंतु, दल, ठीक है, जिसको पंखुड़ी बोलते हैं, और बाह्य दल, इस तरह से पिक्चर बनाना। ये भी देखो हार्ड नहीं है बनाना, ठीक है, आपको इस तरह से, इस तरह करके आपको फिगर बनाना है, और ये आपने कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर दिया तो सब चलता है, ठीक है। इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हो, तो इसको बनाना आसान है। तो इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं आपके, वो आपको लिखना है, और उसके बारे में आपको थोड़ा सा लिख देना है, स्त्रीकेसर के बारे में और पुंकेश्वर के बारे में। बाह्य दल, बाह्य दल हो गया किसी पुष्प का जो बाहरी भाग होता है, ठीक है। स्त्रीकेसर में मेन आपका अंडाशय आता है, वर्तिका आता है, वर्तिकाग्र आता है, और पुंकेश्वर में आपका पराग, कोष, तंतु और दल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है, तो मुख्यतः 4 भाग के बारे में लिखा है, आप 3 को भी करके कर सकते हो, बट ठीक है चारों लिख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाह्य दल, दल चक्र, और पुंकेश्वर और स्त्रीकेसर। तो पुंकेश्वर, स्त्रीकेसर, बाह्य दल, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। तो बाह्य दल वो हो गया जो कि बाहरी भाग होता है, ठीक है, इसके बारे में एक लाइन लिख दो। दल चक्र क्या हो जाता है, ये दूसरा आपका ये वाला पार्ट हो जाता है आपका दल चक्र, जो कि पंखुड़ी होता है, ठीक है। पुंकेश्वर आपका क्या हो जाता है,
जो कि आपका क्या बोलते हैं, इसमें तंतु और पराग कोष आ जाता है, यानी कि नर भाग होता है, ठीक है। पुंकेश्वर आपका नर भाग होता है। स्त्री केशर में आपका अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र आता है, शामिल है। इस तरह से एक एक लाइन लिखना है बस आपको। दल में आपका क्या है, पंखुड़ी है, ठीक है। बाह्य दल आपका बाहरी भाग होता है, बस इतना लिखना है और ये पिक्चर बनाना है, ठीक है। इससे आपका सारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण और पेशीय बल भी हो गया उदाहरण के साथ। उसके कितने भाग हैं, उनके भागों को चित्र के साथ आपको संक्षेप में बताना है, मतलब बस एक एक लाइन लिखना है, ठीक है। 4 भाग होते हैं और उस तरह से आपको करना है। यानी कि पहला पार्ट में तो आपको लिख देना है कितने भाग है, 4 भाग है, चारों के नाम लिखना है और आपको एक एक लाइन लिख देना है, फिर चित्र बना देना है, बस। तो इतने में आपका पूरा 25 मार्क्स पक्के हैं। ध्यान से पढ़ना और जाकर के वापस इसका नोट्स बनाओ और रिपीट करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट आपका 2017 के साइंस के क्वेश्चन के लिए। ओके, थैंक यू।